Everyone, welcome to Medical Gurukul. Today we will be studying about hormones. पिछली क्लास में हमने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था. अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे यहाँ पर हार्मोन्स के बारे में. छोटा सा टॉपिक है, चलो स्टार्ट करते हैं. हार्मोन्स. नाउ व्हाट आर हार्मोन्स? Hormones are basically chemical substances secreted by glands. Which glands? Endocrine glands. Okay, they are also known as chemical messengers. They are also known as primary or first messengers. Okay, and they are also known as ऑटोकॉइड्स. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. हार्मोन्स क्या होते हैं? दे आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर सिक्रेटेड बाय ग्लैंड्स. दे आर ऑल्सो नोन एज केमिकल मैसेंजर्स, प्राइमरी और फर्स्ट मैसेंजर्स, एंड ऑल्सो नोन एज ऑटोकॉइड्स. ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट प्रॉपर्टीज of hormones. Next we will discuss about properties of hormones. The first property of hormone, that is low molecular weight. Hormones कैसे होते हैं? लो इन मॉलिक्यूलर वेट. मॉलिक्यूलर वेट कम होने की वजह से हार्मोन्स जो है वो अपने टारगेट सेल्स तक फास्ट या जल्दी क्विकली पहुंच जाते हैं. ठीक है, दे रीचेस टारगेट सेल फास्ट एंड क्विकली. ओके, और लो मॉलिक्यूलर वेट के कारण जो हल्के होते हैं, हल्के होने के कारण इनका डिस्ट्रक्शन भी कम होता है. ठीक है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से अगर कोई हार्मोन रिलीज़ हो रहा है और पिट्यूटरी ग्लैंड से वो हार्मोन रिलीज़ होकर उसको एक्ट करना है, उसको कहाँ पर जाकर एक्ट करना है? आपके ओवरीज पर जाकर एक्ट करना है. ठीक है, तो वो इतना लंबा जो ट्रैवल करेगा, उस ट्रैवल के बीच में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हार्मोन्स के डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. लेकिन क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, इसलिए हार्मोन्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में अपने टारगेट सेल तक पहुंच सकते हैं. बीच में इनका डिस्ट्रक्शन जो है वो कम होता है. ठीक है, तो इसीलिए इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? लो होता है, और ये अपने टारगेट सेल तक क्विकली पहुंच जाते हैं और इनका डिस्ट्रक्शन भी कम होता है. नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी है, दे हैव टारगेट ऑर्गन्स और टारगेट सेल्स. पर्टिकुलर हार्मोन का एक पर्टिकुलर ऑर्गन या पर्टिकुलर सेल होता है जिसके ऊपर जाकर ही ये एक्ट करता है. आपने सुना होगा लॉक एंड की सिस्टम के बारे में. लॉक एंड की सिस्टम, अगर कोई ऑर्गन या सेल है उसके लिए पर्टिकुलर एक हार्मोन होगा, वही हार्मोन जाकर उससे अटैच होगा. दूसरा हार्मोन कोई होगा तो वो जाकर अटैच नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो इसी प्रकार से लॉक एंड की सिस्टम की तरह हर एक हार्मोन का एक पर्टिकुलर टारगेट सेल या पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है जहाँ पर जाकर ये
अटैच होता है और अपना फंक्शन करता है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम। आफ्टर यूज दे आर destroyed और मेटाबोलाइज्ड, मतलब इनका जब काम ख़त्म हो जाता है, अपना फंक्शन पूरा करने के बाद में इनका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, यानी ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वहाँ पर नहीं रुकते हैं। ग्लूकागॉन हार्मोन है, उसको क्या करना है, उसको ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करना है। तो जब एक होम्योस्टेसिस आ जाएगा कि मतलब इतना ब्लड शुगर होना चाहिए, नॉर्मल ब्लड शुगर जब आ जाएगा, उसके बाद में ग्लूकागॉन की ज़रूरत नहीं होगी। तो ग्लूकागॉन उस शुगर को इंक्रीज़ करने के बाद में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मेटाबोलाइज हो जाएगा, क्योंकि अगर वो सिक्रीट होता रहा या ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पर पड़ा रहा तो वो शुगर को इंक्रीज़ करता ही रहेगा, ठीक है। तो उसका फंक्शन नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। तो वहाँ पर क्या होता है, कोई भी हार्मोन जो है वो अपना फंक्शन होने के बाद में डिस्ट्रॉय हो जाता है, मेटाबोलाइज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ है हार्मोन्स आर नॉट स्टोर्ड। हार्मोन कभी भी स्टोर्ड नहीं होते हैं कहीं पे भी, ठीक है। हार्मोन जो है जब उसका यूज़ होता है तब वो प्रोड्यूस होते हैं और सिक्रीट होते हैं, हार्मोन कभी भी स्टोर्ड नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट थायराइड हार्मोन्स, एक्सेप्ट थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो क्या है, स्टोर्ड रहते हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर। T3 T4 हार्मोन्स जो होते हैं वो स्टोर्ड रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ इसकी प्रॉपर्टी है, दे आर नॉन एंटीजेनिक एंड नॉन स्पीशीज स्पेसिफिक। दे आर नॉन एंटीजेनिक एंड नॉन स्पीशीज स्पेसिफिक। इसका क्या मतलब हुआ, फर्स्ट हम देखते हैं नॉन एंटीजेनिक के बारे में। नॉन एंटीजेनिक यानी कि अगर किसी भी पर्सन का हार्मोन किसी दूसरे पर्सन की बॉडी में अगर डाला जाए तो वो किसी तरह का कोई एंटीजेनिक रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा। नो एंटीजेनिक रिएक्शन प्रोड्यूस्ड, ठीक है। जैसे किसी की बॉडी में से अगर हमने किसी भी तरह का कोई हार्मोन लिया, ठीक है, जैसे एड्रीनलिन, ठीक है, एड्रीनलिन लिया, एड्रीनलिन हमने किसी की बॉडी से लिया, और अगर हम एड्रीनलिन को, हमारे पास एड्रीनलिन के इंजेक्शंस होते हैं, ठीक है, हम एड्रीनलिन के इंजेक्शंस को दूसरे किसी भी तरह के, ऐसा थोड़ी उसके अंदर कोई मैचिंग वगैरह ऐसा ग्रुप मैचिंग कराना पड़ता है। एड्रीनलिन का इंजेक्शन वो जो है वो किसी भी को भी अगर हम लगाएंगे तो किसी तरह का कोई रिएक्शन उसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। देयर इज़ नो रिएक्शन, देयर इज़ नो एंटीजेनिक रिएक्शन, नो एंटीजेनिक रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन स्पीशीज़ स्पेसिफिक। नॉन स्पीशीज़ स्पेसिफिक मतलब ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन का हार्मोन ही यूज़ करें, एनिमल हार्मोन भी यूज़ कर सकते हैं। एनिमल हार्मोन भी अगर ह्यूमन को दिया जाए तो भी किसी तरह का कोई एंटीजेनिक रिएक्शन नहीं होगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका इंसुलिन। अगर हम बात करें एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स की, तो इसके अंदर दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, एंटागोनिस्ट हार्मोन्स एंड सिनर्जिस्टिक हार्मोन। सिनर्जिस्टिक हार्मोन्स, एंटागोनिस्ट हार्मोन्स क्या होते हैं,
देखिए नाम से पता चल रहा है एंटा, एंटा से एंटी, यानी ऐसे हार्मोन्स जो एक दूसरे के अगेंस्ट में काम करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट में काम करते हैं। और सिनर्जिस्टिक हार्मोन क्या होते हैं? जो एक दूसरे के साथ में काम करते हैं और एक दूसरे के फंक्शंस को इंड्यूस करते हैं या बढ़ाने का काम करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पर एंटागोनिस्ट हार्मोन्स के। तो यहाँ पर है हमारे पास PTH, पैराथायरॉयड हार्मोन्स, और दूसरी तरफ है हमारे पास कैल्सीटोनिन, पैराथायरॉयड हार्मोन एंड कैल्सीटोनिन। ये दोनों हार्मोन्स एंटागोनिस्ट हार्मोन्स हैं। ठीक है, कैसे? PTH क्या करता है? PTH का फंक्शन होता है बॉडी में, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करना, जबकि कैल्सीटोनिन का काम होता है कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करना। ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं? एक दूसरे के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। PTH जो है वो कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा है, जबकि कैल्सीटोनिन जो है वो क्या कर रहा है? कैल्शियम के लेवल को कम कर रहा है। ऐसे ही अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन क्या करता है? ये ब्लड ग्लूकोज को डिक्रीज करने का काम करता है, जबकि ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है। यानी ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सिनर्जिस्टिक हार्मोन का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो सिनर्जिस्टिक हार्मोन में क्या एग्जाम्पल रहेगा हमारे पास? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH और LH। FSH और LH क्या करते हैं? FSH और LH एक दूसरे की हेल्प करते हैं। दे वर्क टुगेदर। कैसे? दे हेल्प ईच अदर इन डेवलपिंग एंड रिलीजिंग सेकेंडरी oocyte। ठीक है। FSH और LH क्या करते हैं? डेवलपिंग एंड रिलीजिंग सेकेंडरी oocyte। FSH का काम क्या होता है? टू डेवलप द सेकेंडरी oocyte। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या काम होता है? टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte। तो FSH क्या करता है? ग्राफियन फॉलिकल को मैच्योर करता है या सेकेंडरी oocyte को मैच्योर करता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है तो एक LH सर्ज होता है, यानी कि एक बाढ़ आती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, और उसमें क्या होता है? सेकेंडरी oocyte है, जो ग्राफियन फॉलिकल है, वो रप्चर हो जाता है और उसमें से सेकेंडरी oocyte जो है वो क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। तो जब FSH इसे सेकेंडरी oocyte को डेवलप करेगा तभी तो LH जो है वो क्या करेगा? सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर पाएगा। तो ये दोनों आपस में मिलकर काम करते। नेक्स्ट, हम टाइप्स ऑफ हार्मोन्स की बात करें तो इसमें आएंगे हार्मोन्स ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, यानी कौन से हार्मोन्स किससे सिंथेसाइज होते हैं उसके बेसिस पर हार्मोन्स के टाइप्स या उनमें डिफरेंशिएशन करना।
तो ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस हॉर्मोन्स आर ऑफ 3 टाइप्स. ओके, फर्स्ट इज प्रोटीन हॉर्मोन्स, सेकंड स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, and third is tyrosine hormones. Protein hormones, steroid hormones and tyrosine hormones. ऐसे hormones जो प्रोटीन से डिराइव्ड होते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम प्रोटीन. ऐसे कौन कौन से हार्मोन्स हैं तो देख लेते हैं हम. पिट्यूटरी, मेनली पी से स्टार्ट होने वाले, आप देखेंगे इसके अंदर मेनली पी से स्टार्ट होने वाले. पिट्यूटरी, प्लेसेंटल हार्मोन्स जिसके अंदर एक्सेप्ट सेक्स हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. इसके अलावा पेनक्रियास के हार्मोन्स और कैल्सीटोनिन. ठीक है, तो प्रोटीन से डिराइव होने वाले कौन से हार्मोन्स हैं? पिट्यूटरी के हार्मोन्स, प्लेसेंटा के हार्मोन्स एक्सेप्ट सेक्स हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, पेनक्रियास के हार्मोन्स और कैल्सीटोनिन. नेक्स्ट हम बात करें स्टेरॉइड हार्मोन्स की. तो ऐसे हार्मोन्स जो डिराइव होते हैं कोलेस्ट्रॉल से. हार्मोन्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल आर नोन एज स्टेरॉइड हार्मोन्स. और ये कौन कौन से होते हैं तो देखो, एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स जिन्हें हम बोलते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. क्यों बोलते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स? क्योंकि ये स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं. ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. नेक्स्ट, प्लेसेंटा के सेक्स हार्मोन्स यानी कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन. गोनाड्स का टेस्टोस्टेरॉन, स्टेरॉन आ रहा है यानी कि ये स्टेरॉइड हार्मोन है. और इसके अलावा विटामिन डी. ठीक है, तो स्टेरॉइड हार्मोन कौन कौन से हो गए? स्टेरॉइड हार्मोन कौन से होते हैं? डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्टेरॉल. कौन कौन से हैं? एड्रीनल कॉर्टेक्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जिन्हें बोलते हैं, प्लेसेंटा के सेक्स हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, गोनाड्स में टेस्टोस्टेरॉन और विटामिन डी. नेक्स्ट हम बात करें टायरोसिन हार्मोन्स की. तो टायरोसिन हार्मोन्स कौन से होते हैं? ऐसे हार्मोन्स जो डिराइव होते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम, टायरोसिन नाम से ही याद रखिएगा, टायरोसिन अमाइनो एसिड. Hormones that are derived from tyrosine amino acids. और ये कौन कौन से होते हैं? थायराइड हार्मोन्स, इसके अलावा एड्रीनल मेड्यूला के हार्मोन्स. तो देखो, एड्रीनल कॉर्टेक्स का तो कौन सा हो गया? स्टेरॉइड हार्मोन. और एड्रीनल मेड्यूला से कौन से होते हैं? टायरोसिन हार्मोन्स. एड्रीनल मेड्यूला के जो हार्मोन्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कैटाकोलामाइंस. अमाइंस, अमाइंस से याद रखना, अमीनो एसिड्स, जिसमें अमाइंस लगता है. इसलिए ये क्यों लगता है? क्योंकि ये टायरोसिन अमाइनो एसिड से डिराइव होते हैं. कौन से होते हैं? 2 तरह के, एड्रीनलिन या फिर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, और दूसरे नॉर एड्रीनलिन
या फिर नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो हार्मोन्स ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस तीन तरह के होते हैं, प्रोटीन हार्मोन्स, स्टेरॉयड हार्मोन्स एंड टायरोसिन हार्मोन्स। प्रोटीन हार्मोन्स derived from protein, steroid hormones derived from cholesterol and tyrosine hormones derived from tyrosine amino acid। नेक्स्ट यहाँ पर एक और डिफ्रेंसिएशन है ऑन द बेसिस ऑफ solubility। डिफरेंट हार्मोन्स ऑन द बेसिस ऑफ solubility। तो ऑन द बेसिस ऑफ solubility दो तरीके के होते हैं, लिपिड सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। ठीक है, तो जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन्स होंगे कोलेस्टेरॉल से बने हुए, फैट लिपिड सॉल्युबल होता है, और इसके अलावा टायरोसिन हार्मोन में जितने भी थायराइड हार्मोन्स हैं T3 T4 ये सब क्या होते हैं, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं। वाटर सॉल्युबल की बात करें तो जितने भी प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा टायरोसिन हार्मोन्स में जो कैटाकोलामाइंस या फिर एड्रीनल मेड्यूला के जो हार्मोन्स हैं वो सभी क्या हैं, वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स। तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी लिपिड सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स आर स्टेरॉइड हार्मोन्स, टायरोसिन हार्मोन्स में थायराइड हार्मोन्स, और वाटर सॉल्युबल में जितने भी प्रोटीन हार्मोन्स हैं वो सारे वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हैं, और टायरोसिन हार्मोन्स में जो कैटाकोलामाइंस या एड्रिनल मेड्यूला के जो हार्मोन्स हैं वो सारे क्या हैं, वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर हार्मोन्स रिसेप्टर्स के बारे में। हमने हार्मोन्स की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि हर हार्मोन्स का एक टारगेट सेल होता है और उस पर्टिकुलर टारगेट सेल के ऊपर उन हार्मोन्स का पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है जहाँ पर लॉक एंड की सिस्टम होता है, उसके द्वारा ये हार्मोन जो है वो अपने रिसेप्टर से जाकर अटैच होते हैं और अपना फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो अब ये रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर इज नथिंग बट अ लार्ज प्रोटीन। रिसेप्टर क्या होता है, इट इज़ अ लार्ज प्रोटीन। हार्मोन्स क्या करते हैं, हार्मोन्स अटैच टू रिसेप्टर्स which is a large protein present on target cells। तो रिसेप्टर्स आर लार्ज प्रोटीन प्रेजेंट ऑन टारगेट सेल्स, और हर एक सेल का स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है एक पर्टिकुलर हार्मोन के लिए। ईच सेल हैव अ स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर हार्मोन्स। ठीक है, अब ये जो हार्मोन्स के रिसेप्टर्स होते हैं ये सेल में 3 जगह पर पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पर, तो देख लेते हैं। मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, तो मेनली रफली अगर हम देखें तो सेल के 3 पार्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर रहता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, दूसरा इसके अंदर रहता है साइटोप्लाज्म, और तीसरा हमारे पास होता है
न्यूक्लियस। तो सेल के मेनली 3 पार्ट्स, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, और इन 3 ही जगह पर हार्मोन्स के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स के डिफरेंट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन पर कौन कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, किस किस के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो जो भी प्रोटीन हार्मोन्स हैं और कैटाकोलामाइंस, इनके रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन पर। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म की बात करें तो जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं उनके रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म पे, लेकिन एक्सेप्ट सेक्स हार्मोन्स, एक्सेप्ट सेक्स हार्मोन्स। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस पे किसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होते हैं थायराइड हार्मोन्स के रिसेप्टर्स और सेक्स स्टेरॉइड्स या सेक्स हार्मोन्स के रिसेप्टर्स। तो हर एक पर्टिकुलर सेल पर 3 पार्ट पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन पर, साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में। सेल मेम्ब्रेन पर कौन कौन से हार्मोन्स के रिसेप्टर्स होते हैं, प्रोटीन हार्मोन्स के और कैटाकोलामाइंस के। साइटोप्लाज्म में स्टेरॉइड हार्मोन्स के रिसेप्टर्स होते हैं एक्सेप्ट सेक्स हार्मोन्स, और न्यूक्लियस में किस किस के रिसेप्टर्स होते हैं, थायराइड हार्मोन्स एंड सेक्स हार्मोन्स या सेक्स स्टेरॉइड्स। तो ये हमने डिटेल में पढ़ लिया किसके बारे में, हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एंडोक्राइन सिस्टम रहेगा। एंडोक्राइन सिस्टम में हम वेरियस डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और उनके साथ साथ में ही उनकी डिजीज़ेस के बारे में भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं है अगर मैं एक साथ अगर नहीं बनाता हूँ तो मैं पहले सिर्फ ग्लैंड्स पढ़ा दूंगा और उसके बाद एक डिफरेंट वीडियो डाल दूंगा मैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उनकी पर्टिकुलर डिजीज़ेस के बारे में या उनकी मैनेजमेंट के बारे में वीडियो होगा। ठीक है, तो आप मुझको कमेंट में बताएं कि आपको किस तरीके से इस वीडियो को बनाना चाहिए या मुझे किस तरीके से टॉपिक को आगे बनाना चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में इन टॉपिक्स को शेयर करें, और आपको कुछ अच्छा लगा हो, कुछ नया आपको नॉलेज मिला हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।